नमस्ते मेरे साथियों, मैं दिलीप अनुरागी स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैंक प्लस वन में। दोस्तों, आज हमारे पास क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर है और ये पहली क्लास है। इस चैप्टर को आज हम पूरा कवर करेंगे और जितना हो सकेगा कवर करेंगे और जितना बचेगा वो कल के लेक्चर में कवर करेंगे। दोस्तों, तो पहले बात सभी को आपको नमस्कार मुबारक करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग 9th पास कर चुके हैं और अब आ गए हो आप 10th के क्लास में। अब आपके पास हो गया है बोर्ड। अब हम इस बोर्ड एग्जाम में साइंस को बनाएंगे बेहतरीन। तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से पहले इस चैप्टर का आज हम चैप्टर फ्लो देखेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु कितनी, हमें क्या क्या चीजें आज इस चैप्टर में पढ़नी है। तो दोस्तों, जैसे कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक रासायनिक पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। मतलब कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। फिर तीसरा चीज हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण, और इनको हम पढ़ेंगे लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना और संतुलित करना, यानी कि उनको संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस उनको कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या चीज है। फिर हम पढ़ेंगे विकृत गंधिका। विकृत गंधिका क्या चीज है। टोटल हमारे पास 5-6 हेडिंग है, उनमें से कुछ हेडिंग मैंने लिखी नहीं है। जो उसकी सब हेडिंग है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, वो भी बहुत सारी होती हैं, तो उन हेडिंगों को मैंने नहीं लिखा है। बल्कि हम पढ़ेंगे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कैसे कैसे शुरू करेंगे। तो इनमें से बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्या क्या रहने वाला है हमारे पास। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रासायनिक समीकरण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है और उनका संतुलित कैसे किया जाता है, ये 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं टोटल। फिर हम पढ़ेंगे संक्षारण क्या है और विकृत गंधिका क्या है। और उनमें से जो मैंने पहला बताया कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो ये कोई लिखने वाला टॉपिक नहीं है, ना ही आपको लिखना है। बस आपको समझ लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है और ये किस प्रकार से होती है, बस इसी को समझ बस लेना है। तो उसके बाद जो हमारे जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं बता दूं कि हर वर्ष इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर वर्ष इस क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इन 6 से 7 नंबर को आप कवर करेंगे। तो इसी के सारे हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहले चीज आता है रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो दोस्तों, ये कोई लिखने वाली चीज नहीं, रासायनिक अभिक्रिया आप समझ लो। जैसे इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज है, वो कुछ ना कुछ क्रिया करके एक नया उत्पाद बना देती है। तो इस क्रिया के दौरान जो नया उत्पाद बनता है, उसी पूरी क्रिया को हम अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसी पूरी क्रिया को ही हम अभिक्रिया यानी रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे कि मान लो आप ने दूध मिल्क रखा और वो सवेरे दही में कन्वर्ट हो गया, तो जो दही दूध से वो दही बनने की कन्वर्ट को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बहुत सारे आप देखो कि अंगूर फल वल वगैरह सड़ जाते हैं, तो वे जो जिस क्रिया द्वारा वो सड़ जाते हैं, तो उस क्रिया को ही हम अपक्रिया करके अपक्रिया बोलते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है, तो लोहा जो है आर्द्रता के कारण ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो वो क्या बन जाता है, एक जंग वाला पदार्थ बन जाता है। और इस जो क्रिया के दौरान उसमें लोहे में जंग लगा, वो क्या हुआ कि मतलब रासायनिक अपक्रिया हो गई। तो इन्हीं सब रासायनिक अपक्रिया को हम लिखते कैसे हैं।
तो उन्हीं को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण अपक्रिया के प्रकार कैसे हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया को संचालन, फिर विकृतकरण का, ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे और 6 से 7 नंबर अपन कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए और इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो एग्जाम्पल भी भाई इंपॉर्टेंट है, जितने एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में उतने ही कवर करेंगे, तो उतने एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे जितने में आपका मतलब बोर्ड परीक्षा हो जाएगी आपकी। तो हम पढ़ रहे हैं कि रासायनिक, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अब है हमारे पास कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो दोस्तों किसी भी इस ब्रह्मांड में रासायनिक अपक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब किसी भी रासायनिक अपक्रिया को दोस्तों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, अब रासायनिक अपक्रिया तो आप समझ ही चुके हैं रासायनिक अपक्रिया क्या है, तभी तो रासायनिक समीकरण के बारे में आए। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया को सूत्र के रूप में प्रदर्शित करके लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इतना कवर हुआ। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कैसे। तो जैसे अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखा क्यों जाता है। तो आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया को सूत्र के रूप में प्रदर्शित करके लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखते क्यों हैं। तो पहले ये बात एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक हमारे पास तत्व है मैग्नीशियम, ठीक है। और हम उसकी जब क्रिया किससे, ऑक्सीजन कराते हैं, तो हमको एक उसका क्रिया करने के दौरान एक उत्पाद प्राप्त होता है। उस उत्पाद का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरे दोस्त, क्या ये एक रासायनिक समीकरण नहीं है? ये एक रासायनिक समीकरण तो है, पर ये किस प्रकार की है रासायनिक समीकरण, एक शब्द समीकरण है। और डेफिनेशन में क्या बोला गया है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को एक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये एक समीकरण के फॉर्म में तो है, और एक शब्द समीकरण के फॉर्म में है। और डेफिनेशन में बोला गया है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को एक सूत्र यानी कि फॉर्मूले के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो क्या हम हर बार इतना सब कुछ लिखते रहेंगे कि पहले इतने बड़े अक्षरों में मैग्नीशियम लिखें, फिर हम ऑक्सीजन लिखें, फिर हम उसके बाद जो उत्पाद बना उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखें। तो इतनी सारी अपक्रियाएं होती हैं कि हम इतना हर बार लिखते रहेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसी के साथ हम क्या कर देते हैं कि इनके हम चिन्ह लेते हैं। कैसे, अब ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कौन सा तत्व का कौन सा प्रतीक है। तो मैग्नीशियम कहा था, मैग्नीशियम की जब क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं तब हमको क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और
एक एक आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आ रहा है कि जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो हमको जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ये हमको देखने को मिलता है। तो हम क्या इसी प्रकार हम थोड़ी लिखेंगे कि जब दानेदार जिंक, फिर हम लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर हम लिखेंगे कि जिंक सल्फाइड, हिंदी में थोड़ी लिखेंगे। तो हम उसको भी एक फॉर्मूले के रूप में लिख देंगे, तो वह क्या बन जाएगा, एक रासायनिक समीकरण बन जाएगा। तो दूसरा है, जब दानेदार जिंक की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे H2SO4 से, तो हमारे पास मिलता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। कैसे, तो ये Z है और इस जिंक के साथ ये जो सल्फेट है ये यहाँ पर आ गया, और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी अकेले मतलब सिंगल फॉर्म में बाहर निकल गई। तो इस प्रकार की हमारे एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आपको रासायनिक समीकरण अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी आपने नहीं की होगी। तो अब हम इनको संतुलित करते हैं एक बार, फिर हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। अब आपने समझ लिया कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और हम इनको लिखते क्यों हैं समीकरण के फॉर्म में, क्योंकि हमको समय ज़्यादा लगेगा हिंदी फॉर्म लिखने के लिए। इस प्रकार के लिए हम इसलिए हम इनको रासायनिक समीकरण को एक फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं, जो एक केमिकल इक्वेशन बन जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को जो है वो संतुलित कैसे किया जाता है, उनका जो बैलेंस है वो कैसे किया जाता है। तो इन्हीं के सारे मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने तत्व हैं, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हमारे पास कितना है, 1 है। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2, ऑक्सीजन की 2 अणु हैं। और यहाँ पर इस तीर के बाईं तरफ देखिए, मैं संतुलित समीकरण समझाने से पहले मैं एक बार एक चीज और आपको समझा दूं कि जो तीर के राइट साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, और जो तीर के लेफ्ट साइड होता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, क्योंकि ये शब्द बार बार यूज होंगे जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। और हम अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, और उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतना समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो तीर के जो लेफ्ट साइड होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद, और जो तीर के लेफ्ट साइड होता है उसको हम अभिकारक, और तीर के जो राइट साइड होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। अब हम बात जानेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो मैग्नीशियम के यहाँ पर 1 अणु है और ऑक्सीजन के 2 अणु है, और तीर के उस साइड देखो तो मैग्नीशियम के कितने अणु हैं, 1, और मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने अणु हैं, 1। मतलब समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो समीकरण को संतुलित करने का मेन महत्व है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्यों, कैसा द्रव्यमान संरक्षण, ये क्या है भाई, तो तीर के बाएं साइड जितने अणु की संख्या रहे उतने ही तीर के दाएं साइड भी रहे, इसी के आधार पर हम समीकरण को संतुलित करते हैं। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता और ना ही मिटाया जा सकता, इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसी प्रकार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कोई होती है तो जितना भी इनका द्रव्यमान है, इनका द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान है, इनको हमको बराबर करना होता है, इसीलिए हम इनको संतुलित करते हैं, यानी कि बैलेंस करते हैं। और ये जो बैलेंस करने की प्रक्रिया किस पर आधारित है, मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो अब इनको हम संतुलित करते हैं कि मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ ये तो सही है, मैग्नीशियम एक साइड कितना है, 1, ये भी सही है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक साइड कितना है, 2 है, एक साइड कितना है, 1 है। तो भाई हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हमारे पास कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 का गुणा मैग्नीशियम में होगा, तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन 2 अणु हो गए, ऑक्सीजन इस साइड भी 2 अणु हो गए, तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, तो मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2। तो क्या ये हमारी जो हमारा ये जो इक्वेशन समीकरण है वो क्या हुआ, बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम अगले समीकरण की बात करते हैं। अगला जो हमारा समीकरण है वो है जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कहते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा कहते हैं।
और जब ये अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। तो हम इसको भी संतुलित करेंगे। तो सभी लोग करिए, मैं यहाँ पर बता भी रहा हूँ अपनी अपनी बुक में। तो यहाँ पर जिंक कितने अणु हैं? एक। हाइड्रोजन कितना है? 2। और सल्फर कितने हैं? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 4। अब तीर के लेफ्ट राइट साइड देखो, तो यहाँ पर जिंक कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। और हाइड्रोजन कितना है? 2। तो भाई जिंक भी यहाँ पर 1 है, सल्फर भी यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो भाई जो रासायनिक समीकरण हुआ है, जो रासायनिक समीकरण के दौरान जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ये समीकरण प्राप्त हुआ, तो ये पहले से ही हमारा बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार। तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो इसी के सहारे हमको पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इतनी चीज समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। इतना समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और ऐसे ही नहीं दिक्कत आने दूंगा। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो कितने टाइप से हो सकती हैं, कितने प्रकार से हो सकती हैं, और तो टोटली कितने प्रकार की होती हैं, तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो पहली अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरी हमारे पास आती है वियोजन अभिक्रिया, या हम इसी को कह देते हैं अपघटन अभिक्रिया। और तीसरी हमारे पास आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी हमारे पास आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी हमारे पास आती है, सॉरी पांचवी, अपचय उपचय अपचय उपचय अभिक्रिया। तो भाई पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवी है अपचय उपचय अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अपचय उपचय को कहते हैं रेडक्स रिएक्शन, यानी कि रेडक्स अभिक्रिया। तो एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया होती है, ये 3 तरीके से हो सकती है। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, और चौथी है प्रकाश वियोजन। यानी कि मेरे दोस्त, ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है, इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। हम इसको ऊष्मा देकर भी अपघटित कर सकते हैं, प्रकाश देकर भी अपघटित कर सकते हैं, और विद्युत धारा देकर भी उसको अपघटित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारी जो अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो पहली है हमारी संयोजन अभिक्रिया।
दोस्तों जो अब हम हमारी जो पहली रासायनिक अभिक्रिया है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो पहले बात आप समझो कि रासायनिक अभिक्रिया आप समझ चुके हो, रासायनिक समीकरण भी आप समझ चुके हो, रासायनिक समीकरण लिखते क्यों ये भी आप समझ चुके हो, रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं और ये भी आप समझ चुके हो कैसे मतलब उनको संतुलित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला जो हमारा प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि होती है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल। मतलब कि उसको पहचानो और उसको चूज करो, यानी कि हिट करो और उसको पहचान कर उनको संख्या की गणना करो, इसका मतलब होता है हिट एंड ट्रायल। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि या फिर कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कौन सी है? हिट एंड ट्रायल है। तो आपको हिट एंड ट्रायल में लगाकर आना है। और पूछ रहे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये दो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। इतना समझने में किसी को कोई प्रकार की कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिनमें से हमारी पहली है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया यानी कंपोजिशन रिएक्शन क्या है? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक तत्व, वो तत्व भी दो या दो से अधिक हो सकते हैं या वो यौगिक भी हो सकते हैं, संयुक्त होकर मतलब मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि कोई ऐसे समझो, जब कोई दो पदार्थ हैं वो आपस में मिल करके एक चीज का निर्माण कर दें तो क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ जाना। मतलब आप उसको परिभाषा से समझ सकते हो हेडिंग से कि संयोग। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया द्वारा जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर दें तो वो संयोजन अभिक्रिया कहती है, यानी कि कंपोजिशन रिएक्शन कहती है। जैसे कि कोई पदार्थ है, मान लो ए, अब बी से रिएक्शन करके ए भी एक पदार्थ बनाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कोई एक पदार्थ, दो पदार्थ आपस में मिलकर के ए बी बना रहे हैं। तो इसी प्रकार आपके एनसीईआरटी में 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि कार्बन एक अकेला तत्व है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु वाले अकेले एक तत्व है। तो ये आपस में मिलकर के क्या बना दिया? एक गैस बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे ब्रह्मांड में 0.03% मात्रा में पाई जाती है। तो क्या ये, पहले देखो ये एक है, ये एक है, ये आपस में मिल गए, क्या हो गया? ये आपस में मिलकर भी एक हो गए। तो ये दो पदार्थ मिलकर आपस में एक उत्पाद बना दिया, तो क्या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और दूसरा है मैग्नीशियम, जब ऑक्सीजन के साथ जलाई जाती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको संतुलित भी कर देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, जो आप दीवार पोतने के लिए लाते हो, उसको जब हम जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस बनता है और उसके साथ ऊष्मा निकलती है। आपने देखा होगा जब आपके घर, पक्के घरों में चूना आप लाते हैं पोतने के लिए, तो जैसे ही आप उस चूने को, ये पात्र है, कोई इसमें पानी भरा है, इसमें क्या है? H2O, और उस चूने को जैसे ही आप इसमें लाओगे तो उससे कुछ ऊष्मा निकलेगी और जो नीचे उत्पाद बन जाएगा वो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। मतलब कि यहाँ पर वो बन जाता है CaOH का होल, यानी कि बुझा हुआ चूना। ये हो क्या है? ये बुझा हुआ चूना। तो जैसे ही बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना हमको बना कर देता है और वह ऊष्मा भी साथ साथ देता है। और दोस्तों मैं एक बार और बता दूं कि जैसे ही ये बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो जैसे ही बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके बुझ जाएगा, यानी कि वो गीला हो जाएगा, तो वह बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन जल मिल गया और ऊष्मा निकलती है, आपने देखा होगा, तो एनर्जी निकल जाती है हीट के फॉर्म में। तो जैसे ही इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप दीवारों में पोतते हो तो उसके कुछ दिन बाद ये मतलब जम जाता है और झूरा झूरा से हो जाता है, तो वो एक नया यौगिक बना लेता है। ये तो उस यौगिक का क्या नाम है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर इसी को कहते हैं, और ये संगमरमर का सूत्र यही है, यही चूना पत्थर का सूत्र है, यही मोती का भी सूत्र है। तो यही जो है वो वहां पर बन जाता है। तो तीनों एक ही सूत्र है, पर ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब तीसरी हमारे पास है हाइड्रोजन गैस। जब ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण करती है, H2O का, इसको भी संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 अणु है। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से जैसे गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाते हैं, 2 एक कम, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2 4, हाइड्रो ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2। अब कुछ लोगों के मन में आया होगा कि जैसे ही यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही मैग्नीशियम, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन के 2 अणु जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन तो 2 रहते हैं पहले से ही, लेकिन ऑक्सीजन 1 रहता है। तो कुछ लोगों का मानना हो कि यहाँ पर, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। जैसे ये हाइड्रोजन है, जैसे ये ऑक्सीजन है, और ये H2O है, तो कुछ लोगों को लगा हो कि जैसे ये मिल गए तो हम यहाँ पर 2 ही क्यों रखते हैं, शायद हम यहाँ नीचे ले दे 2 H2O2। तो ये भाई ये एक नया यौगिक बन जाता है, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये नया ही यौगिक बन गया, इसलिए हमको नया यौगिक नहीं बनाना है, क्योंकि हमको H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से जल ही प्राप्त होता है, और ये जल नहीं है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो इसलिए हमको यहाँ पर 2 लगाने से एक नया यौगिक बन जाता है, इसलिए हमको गुणा करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 2 हो जाता है, तो ये संतुलित हो गए। अब आपको संयोजन अभिक्रिया अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो 4 में से किसी आप एक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये लिख लो, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो ये। अब हम बात करते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया की, यानी कि अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली, यानी दूसरी हमारी जो अभिक्रिया का प्रकार है वो है वियोजन यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक का मतलब जो तीर के बाएं साइड हो, टूटकर 2 या 2 से, ये 2 भी बना सकता है या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि, और मैंने आपको बताया था कि ये जो अभिक्रिया होती है वो 3 तरीके से हो सकती हैं, ताप द्वारा, और यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा, विद्युत द्वारा और ऊष्मा यानी एनर्जी देकर हम इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर ये जो अभिक्रिया होती हैं वो 2 प्रकार की हमको सिलेबस में दी हुई हैं, जिनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी और दूसरी है ऊष्मा शोषी। तो पहले एग्जाम्पल समझ लें, इनके बारे में भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है और ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये तो एग्जाम्पल किसके हैं, वियोजन अभिक्रिया के, और यही इनमें से कुछ एग्जाम्पल ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, CaCO3, किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं यानी एनर्जी देते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि जब सिल्वर क्लोराइड को यानी Ag2AgCl, Ag का मतलब होता है चांदी जिसको सिल्वर कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश ताप देते हैं हम उसको, तो यह सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। और तीसरी है जब फेरस सल्फेट को हम ऊष्मा देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। चौथी हमारी, जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है। फिर हम बात करते हैं 5वीं, तो ये सभी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हैं, ये सभी आप अपनी कॉपी में छाप सकते हो, पर आपको जब एग्जाम देने जाओगे आप बोर्ड एग्जाम अपना, तो आपसे पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इसका कोई एक उदाहरण लिखिए। तो इनमें से आप लिख सभी सकते हो, पर आप कोई भी एक एग्जाम वहाँ पर एग्जाम हॉल पर लिख सकते हो।
तो 5 में मैंने आपको बताया जब सिल्वर ब्रोमाइड को गर्म किया जाता है तो वह सिल्वर यानी चांदी और ब्रोमाइड में टूट जाता है। और ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है 3 तरीके से हो सकती है, एक ऊष्मा द्वारा, एक ताप द्वारा, एक विद्युत द्वारा। ताप में सूर्य के प्रकाश द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको बता दी कि ये ऊष्मा द्वारा होगी, ये प्रकाश द्वारा होगा, ये फिर ऊष्मा के, ये ताप द्वारा, ये ताप द्वारा, और हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे सिलेबस में 2 अभिक्रियाएं और हैं, ये जो वियोजन अभिक्रिया के ही उदाहरण है। जैसे कि एक है ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। तो ऊष्मा शोषी क्या होती है, मैं आपको ये लिख कर नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि पहली बात है ऊष्मा शोषी क्या है। यानी कि ऐसी रासायनिक प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट दोनों प्रक्रिया है, पर मैं आपको लिखा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी कहलाती है। जैसे कि अब ये एग्जाम्पल, तो आप यही वाला एग्जाम्पल ऊष्मा शोषी में दे सकते हैं, ये वाला, दूसरे नंबर वाला, पहला और तीसरे नंबर के जो एग्जाम्पल है वो ऊष्मा शोषी के भी हैं। क्योंकि ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, जो ऊष्मा द्वारा टूट जाए तो इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ये तीर के ऊपर यदि जिसमें ऊष्मा दिख जाए तो आप पहचान जान के वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये ऊष्मा शोषी, ये भी ऊष्मा शोषी। अब है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले तो वह क्या है, ऊष्मा क्षेपी है। क्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा निकले, और शोषी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा दी जाए। यहाँ तीर के ऊपर यदि ऊष्मा लिखा है तो वह क्या है, ऊष्मा शोषी है, और उसको ऊष्मा देकर तोड़ा गया है, वियोजित किया गया है। और जिसमें ऊष्मा निकले उत्पाद के साथ साथ तो वह क्या है, ऊष्मा क्षेपी है, क्योंकि उसमें ऊष्मा प्रक्षेपित हो रही है, बाहर निकल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम जैसे ही जल के साथ मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस मिलता है, और हमको ऊष्मा भी मिलती है, ऊष्मा। तो ये जो अभिक्रिया है ये तो किसका है, ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, और ये किसका है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकल रही है। और इसी प्रकार ये ऊष्मा, ये जो अभिक्रिया है, ये पहली और तीसरी, ये ऊष्मा शोषी का भी है, और उसके साथ साथ किसके हैं, वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया के भी हैं। क्योंकि उत्पाद में 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया और ऊष्मा द्वारा, तो ऊष्मी वियोजन। और ये क्या है, ऊष्मी संयोजन, क्योंकि ऊष्मा द्वारा संयोजित हो रही है। तो आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी, ये 4 अभिक्रियाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है आपके एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों रखते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों रखते हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आपने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा याद कर ली है तो आप इसी से रिलेट करके लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या कि जैसे संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, परंतु वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक मिलकर 2 अभिकारक मिलकर, सॉरी, संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि जब दो संयोजन अभिक्रिया में था 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाए आपसे कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों रखते हैं, तो और पूछेगा उदाहरण सहित लिखिए, तो आपको क्या लिखना है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, परंतु वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इस कारण से ही संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत रखा गया है। आपको एग्जाम्पल लिख देना है, कोई भी संयोजन का चाहे लिख दो, एक संयोजन का लिख दो, एक वियोजन का लिख दो, जो आपको मैंने बताया। अब हम बात करते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक अभिक्रिया है द्विविस्थापन, उसके बाद है अपचय उपचय अभिक्रिया यानी रिडक्स अभिक्रिया। इनको आज हम पूरी अभिक्रिया कवर कर लेंगे। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए इसके बारे में ही अब हम चर्चा करते हैं। हमारी जो तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या होती है, आपने ऑलरेडी 3 अभिक्रिया पढ़ ली हैं, संयोजन, वियोजन और वियोजन में ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी 4 पढ़ ली। अब हम बात करते हैं चौथी की, तो विस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं
जिसमें एक अभिकारक तत्व दूसरे का है, और दूसरे अभिकारक तत्व में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका ग्रहण स्थान जो है ग्रहण कर ले, उससे विस्थापन अक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लो ये दो चीज है, एक ये इसका है ए बी प्लस ये सी है, तो ये जो ए है, ये जो सी है वो बी का स्थान ग्रहण कर ले, तो ये क्या बन जाएगा ए सी, और ये इसको मार के यानी इसको धक्का दे करके बी को बाहर निकाल दे। तो कोई ताकतवर इंसान, जैसे कि आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है, तो ये जो को सल्फेट जो है वो आयरन जो है वो किस कुछ कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को हटा देता है धक्का देकर, और आयरन सल्फेट के साथ मिल जाता है और कॉपर को वो बाहर निकाल देता है। और इसी प्रकार जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं, तो जिंक भी कॉपर को हटा करके सल्फेट के साथ मिल जाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। और जब लेड पीबी यानी लेड सीसा को हम कॉपर क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, तो ये लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर निकाल देता है। तो भाई ये तीनों लोग कॉपर को मार करके ढकेल करके बाहर निकाल देते हैं धक्का दे करके। तो ये तीनों ही आयरन जिंक और लेड कॉपर से क्या है ज़्यादा ताकतवर है। तो ऐसी आपको उदाहरण है, आपको अब एग्जाम में पूछेगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सच लिखिए, तो आपको इस प्रकार लिखना है और तीन में से कोई एक एग्जाम्पल आपको लिख देना है। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा तत्व किसे बाहर निकालेगा, तो भाई ये हम पढ़ेंगे धातु अधातु चैप्टर में, अभिक्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी है जो उसमें, उससे आपको ये विस्थापन अभिक्रिया जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो वो तत्व जो ये है आयरन और कॉपर सल्फेट, तो इसको कहते हैं नीलत होता है, और ये आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये कॉपर को मतलब ढकेल करके विस्थापित कर करके सल्फेट के साथ स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा और कॉपर को एक साइड कर देगा। तो ये जो बन जाता है तत्व वो बन जाता है फेयर सल्फेट या आयरन सल्फेट, इसको कहते हैं हारत होता, इसको कहते हैं नीलत होता। CuSO4 को क्या कहते हैं नीला थोथा, और FeSO4 को क्या कहते हैं हरा थोथा। तो ये रहे विस्थापन अभिक्रिया उसके उदाहरण। अब हम जानते हैं अगली अभिक्रिया जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया बची वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों या फिर अपकारक के जो तत्व हैं उनके मध्य मतलब उनके बीच आयनों या तत्वों का जो आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण समझे, एग्जाम्पल समझे, जैसे कि सोडियम सल्फेट है को हम बेरिलियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, सोडियम सल्फेट को हम बेरिलियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। जैसे सोडियम सल्फाइड को हम बेरिलियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो हमको Ba बेरिलियम सल्फेट प्लस 2NaCl प्राप्त होता है। मतलब कि जो सोडियम सल्फेट है और बेरिलियम क्लोराइड है, तो बेरिलियम की जगह आ गया सल्फेट की, क्लोरीन की जगह आ गया कौन सा, सोडियम की जगह आ गया बेरिलियम, और यहाँ पर जो क्लोरीन की जगह आ गया सोडियम। तो इसका जो ये जो बेरिलियम का है, बेरिलियम की जगह कौन आ गया ये, और ये चल गया इसके यहाँ। तो उनके आयनों के मध्य क्या हुआ, आदान प्रदान, जो तत्व हैं उनके जो तत्व बने हैं उनके मध्य आदान प्रदान हो गया। जैसे कि ये है ए और ये है बी प्लस, ये है सी प्लस, सॉरी ये है डी। ए बी दोनों भाई हैं, सी दोनों भाई हैं। अब ए जो है अपने भाई से दोस्ती तोड़ करके डी के भाई के साथ दोस्ती कर लेता है, सी के भाई के साथ, तो डी मिल गया इसके साथ,
और ये अपने भाई से दोस्ती तोड़ करके ए के भाई के साथ दोस्ती कर लेता है, तो सी मिल गया ए के साथ। इसी प्रकार ये दोनों मतलब दोनों भाई आपस में एक दूसरे के भाइयों के साथ मिल जाते हैं, यानी कि ये तत्व उस तत्व के पास चला जाएगा और ये जो तत्व है वो इस तत्व के पास चला जाएगा। दोनों के जो मध्य हुआ आदान प्रदान हो गया। जैसे कि आप पहले सोचा कि सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड जब जैसी क्रिया होती है तो बेरिलियम सल्फेट बन जाता है, क्योंकि बेरिलियम की जगह कौन आ जाता है, सोडियम की जगह कौन ले लेता है, बेरिलियम, और बचता है सोडियम, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये जो सोडियम है वो क्लोरीन की जगह बन जाता है, तो बेरिलियम सल्फेट और NaCl, यानी कि हमको एक लवण नमक प्राप्त हो जाता है। अब आपकी जो सभी अपक्रियाएं हैं वो अच्छी तरीके से पूर्ण हो गई। अब एक अपक्रिया बनती है जो कि थोड़ी इससे रिलेटेड नहीं है, वो जिसका नाम है अपचय उपचय अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। ये इसमें बड़ा ही छोटा सा बेसिक एक डेफिनेशन बस दी हुई है, और इसका एक चैप्टर है 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में, रेडॉक्स अपक्रिया करके, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम जितना है आपके जितने चैप्टर टॉपिक उतना ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ही। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंध का, और इसके साथ हमारा जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और NCERT के भी जो है मतलब अभ्यास के क्वेश्चन उनको भी हम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपचय उपचय क्रिया की। तो आपकी जितनी भी क्रिया हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं आखिरी और अंतिम क्रिया के बारे में, अपचय उपचय अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है जो अंतिम रिएक्शन है, लास्ट अभिक्रिया है इस चैप्टर की, वो है रेडॉक्स यानी उपापचयन अभिक्रिया। अब आप शब्द से समझो, इसमें लिखा है उपापचयन या फिर रेडॉक्स। इंग्लिश हिंदी में कहते हैं उपापचयन, इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स। तो उपचयन, उपाप का मतलब होता है उपचयन, और अपचयन अपचयन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उपापचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो कोई इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो, तो उन दोनों को मिला करके ही हम रेडॉक्स या फिर उपापचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों आपको लगता होगा कि ये उपचयन और अपचयन क्या है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन अभिक्रिया फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। अब है अपचयन अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो उपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी, और उपचयन में यानी ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो जैसे ही कॉपर ऑक्साइड को हम जल हाइड्रोजन गैस से मिलाते हैं तो कॉपर प्लस जल बनता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। कैसे, क्योंकि कॉपर के साथ पहले क्या है, ऑक्सीजन है। अब वो जैसे ही हाइड्रोजन गैस से मिलता है तो एक खाली कॉपर बन जाता है, और इसकी जो ऑक्सीजन है वो निकल कर कहाँ बन चली गई, हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर का अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो कॉपर का हो गया अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन। उपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो उसमें उसका हो गया उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, उसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक, इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड को कार्बन से मिलाते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो अब आपको बताना है कि किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, ये जल्दी से आप सोल्व करो। कि जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से मिलाते हैं तो जिंक का उपचयन हुआ है या फिर कार्बन का अपचयन हुआ है, जिंक का उपचयन हुआ है या फिर कार्बन का उपचयन हुआ है। तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम रिकवर करते हैं कि क्या क्या हमने पहले पढ़ा। तो दोस्तों हमने सबसे पहले पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिसको हमने समझा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण लिखते क्यों हैं, उसको संतुलित कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाओं में के प्रकार, जिनमें से हमारी पहली है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, और वियोजन में हमने उपचयन, ऊष्मशोषी और ऊष्मक्षेपी पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी विस्थापन और द्विविस्थापन के बाद हमने उपचयन और अपचयन, यानी दोनों को मिला करके उपचयन और अपचयन को मिला करके क्या कहते हैं, उपापचयन, और उपापचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडॉक्स। तो आपको इन सभी अभिक्रियाएं अच्छी तरह से समझ में आई होंगी।
अब हम बात करेंगे, हमारे 2 टॉपिक बचे। पहला कौन से, तो संक्षारण और विकृत गंधिका। ये दोनों बड़े ही छोटे और इजी चैप्टर हैं, इजी टॉपिक है सॉरी। तो इनको ही अब आज हम कवर करेंगे, और इसके बाद यदि समय बचेगा तो हम एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी अभ्यास एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जितनी मैंने आपको पढ़ाई अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इतना समझने में आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट नहीं सहना पड़ा होगा। अब हम बात करते हैं संक्षारण और विकृत गंधिका क्या चीज़ होती है। ये दोनों चीज़ हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण और छोटा चैप्टर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और ये बड़ा ही छोटा है टॉपिक है। तो भाई संक्षारण के बारे में हम चर्चा करेंगे कि संक्षारण क्या होता है। तो जब कोई धातु हो वह ऑक्सीजन के संपर्क में हो और उसके साथ कोई आर्द्रता या नमी हो जाए, यानी थोड़ा गीलापन हो जाए, तो वह धातु जो है संक्षारित हो जाती है, यानी उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। तो आप डेफिनेशन देख सकते हो कि जब कोई धातु अपने आसपास ऑक्सीजन तथा उस आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह धातु संक्षारित हो जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा कि चांदी को यदि आप खुले में छोड़ दो और यदि वह गीला हो जाए, फिर गीले होने के बाद वह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो उसके ऊपर कुछ काली काली सी परत चढ़ जाती है। तो ये किसका उदाहरण है, संक्षारण का ही उदाहरण है। आपने देखा होगा कि तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो वह किसका ही उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। और आपने देखो कि लोहे पर जंग लग जाता है, तो वह किसका है, संक्षारण का ही उदाहरण है, क्योंकि वह लोहा जो है संक्षारित हो गया है। और वह उसमें तो कैसे होता है संक्षारण, जैसे ही मतलब ये कोई धातु है, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो फिर तांबा हो, या फिर वो लोहा हो, और जब वातावरण में खोला तो पानी बरसा तो वो गीले हो गई। जैसे ही पानी बरस जाता है तो वह ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है ही ऐसे फैली हुई है, तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। तो उसमें चांदी होगी तो उसमें काली परत चढ़ जाएगी, यदि वो तांबा होगा तो उसमें हरी परत चढ़ जाएगी, और यदि वो लोहा होगा तो उसमें जंग लग जाएगा, यानी कि वो लोहा खराब हो जाएगा। तो यही कुछ है, संक्षारण कहलाता है, यानी कि बेसिकली लोहे पर जंग लगना ही संक्षारण है, मतलब वस्तु संचारित हो जाएगी। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संक्षारण क्या है, उदाहरण सा तरीके तो एक उदाहरण हमसे कोई ले देता है। अब आता है कि एक क्वेश्चन और भी आता है कि संक्षारण क्या है तथा संक्षारण के बचने के उपाय लिखिए। तो भाई उपाय में आपको क्या लिखना है, उपाय में आपको लिखना है संक्षारण से बचने के लिए उपाय। तो पहला आपको लिख देना है कोई दो ही लिखना है। क्यों, तो आपको लिखना है पेंट लगा करके धातु के ऊपर पेंट चढ़ा सकते हैं। दूसरा नंबर, या फिर जिंक की परत चढ़ा देंगे, या फिर कोई भी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो वह संक्षारित नहीं होगी, क्योंकि जिंक पर क्या होता है, जिंक ऐसी धातु है जिसमें जो संक्षारित नहीं होती है। तो जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, यसद लेपन। यसद लेपन। तो एक क्वेश्चन और भी बन जाता है जो धातु में पढ़ेंगे कि यसद लेपन क्या है। तो ये तो है धातु पर है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही यसद लेपन कहते हैं। तो 2 उपाय हैं, या फिर किसी धातु पर पेंट लगा सकते हैं, या फिर उसको जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। तो 2 उपाय हैं। अब हमारे पास जो आज का जो आखिरी टॉपिक बचा इस क्लास का, इस चैप्टर का, तो वो है विकृत गंधिका क्या होती है। ये बड़ी ही सरल चीज़ है जो आप नॉर्मली बच्चे समझ गए होंगे, और ना ही समझे होंगे तो समझ जाओगे। तो विकृत गंधिका क्या है, और इसी के सारे विकृत गंधिका के बाद हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर बचेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, और एनसीईआरटी के कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र। तो चलिए अब हम बात करते हैं विकृत गंधिका के बारे में। आज के इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक विकृत गंधिका के बारे में। तो विकृत गंधिका क्या है, जो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, तेल एवं वसा युक्त होते हैं, जो इनको लंबे समय तक रखने देने पर उनका जो स्वाद है वो चेंज हो जाता है, और उनमें थोड़ी गंध आने सी लगती है। तो इसी प्रक्रिया को ही हम विकृत गंधिका कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन मिलेगा कि तेल या वसा युक्त पदार्थ लंबे समय तक रखने पर उनमें स्वाद बदल जाता है तथा उनका गंध आने लगती है, तो वह प्रक्रिया विकृत गंधिका कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें कि चिप्स और नमकीन, ऐसे बहुत तेल युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको यदि आप लंबे समय तक रख दोगे तो उनमें क्या होगा, उनका जो स्वाद है वो परिवर्तन हो जाएगा और उनमें गंध आने लगेगी। तो इसी जो प्रक्रिया हुई है उसी को विकृत गंधिका कहते हैं। ये बड़ा ही इजी टॉपिक था जो समाप्त होता है। दोस्तों, विकृत गंधिका से बचने के लिए जो पैकेट होते हैं चिप्स और नमकीन को, उनमें कौन सी गैस भरी रहती है, ऑक्सीजन की जगह वो कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और ऑक्सीजन नहीं भरते, क्योंकि ऑक्सीजन से वो उपचयन हो जाती है, उनमें गंध आने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन होती है, और जो उपचयन हो गई यदि तो वो चीज़ सड़ जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन वो पड़ जाएगी।
और नाइट्रोजन इसलिए आपको एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विकृत गंधका से बचने के लिए किसका कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब इसी के सहारे हमारा जो है चैप्टर वो पूरा समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर के बाद सभी लोग अपने नोट्स बना लिए, जितने चैप्टर मैंने पढ़ा सभी लोग नोट्स बना लें अच्छी तरीके से और उसका रोज रिवीजन करें। और चैप्टर खत्म होने के बाद सभी लोग एक एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें, ताकि आपको इस बार 90+ लाने का सपना आपका साइंस में पूरा हो जाए। 90+ तभी आएंगे जब आप क्लास खत्म होने के बाद आप एनसीईआरटी का रिवीजन करोगे। तो सभी लोग कृपया करके एक एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि यदि लेक्चर के पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। जैसे ही आप लेक्चर देख लोगे तो उसको आसान भाषा में समझा करके आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी बड़ी आसान और ईजी लगेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगली कक्षा में जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण।